नमस्कार स्टूडेंट, मैं नकुल कुमार और केमिस्ट्री एजुकेटर। स्टूडेंट, जो हमने कल बातें की थी विलेनियन के बारे में सीखा था। विलय क्या होते हैं, विलयन दो कितने प्रकार के होते हैं, द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं, विलय किसे कहते हैं, विलयन के बारे में समझा था। विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं उनके बारे में समझा था, विलय किस प्रकार बनते हैं। स्टूडेंट, जो आज हम बातें करते हैं वे विलेयता के बारे में बातें करते हैं, सॉल्युबिलिटी के बारे में बातें करते हैं। जरा समझेंगे स्टूडेंट, मैं आपसे कहूँ कि अगर मेरे पास एक गिलास जल है और उसमें मैं चीनी या नमक घोलूं, तो एक चीनी नमक घोलूं एक निश्चित ताप पर, चीनी या कमरे के ताप पर अगर चीनी को घोलूं तो एक लिमिट ऐसी आती है, वो धीरे धीरे 1 चम्मच डाले, 2 चम्मच डाले, 3 चम्मच डाले, 3 चम्मच घुल गई, 4 चम्मच घुल गई। कहने से मतलब ये हुआ कि अगर हम एक गिलास जल में चीनी को घोलते जाएं घोलते जाएं घोलते जाएं, एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर चीनी क्या हो जाती है, घुलना बंद कर देती है रूम टेम्परेचर पर। क्लियर? तो स्टूडेंट, हमने यहाँ समझा कि अगर हम विलाय की बात करते हैं, विलायक कौन होगा, जल होगा। और विलयन की बात, विलय की बात जो करेंगे हम वो क्या होगा, जल, चीनी होगा। क्लियर? आपने समझा है स्टूडेंट। हम जो है विलेयता की परिभाषा समझेंगे, इसी प्रकार समझेंगे, इसी उदाहरण के साथ समझेंगे वो किस प्रकार परिभाषा कर सकते हैं। किसी विलाय की एक निश्चित मात्रा, किसी विलाय की एक निश्चित मात्रा को, किसी विलाय की एक निश्चित मात्रा को निश्चित ताप पर, किसी विलाय की एक निश्चित मात्रा में, किसी विलाय की एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में निश्चित ताप पर विलय की एक निश्चित मात्रा घोली जा सकती है। मैंने क्या कहा, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में निश्चित ताप पर हम किसी विलय की एक निश्चित मात्रा घोल सकते हैं। वो निश्चित मात्रा ही क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। विलेयता को जरा समझे, हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं, उसकी जो परिभाषा हम किस प्रकार बोलते हैं, जरा समझे स्टूडेंट। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है। क्लियर? मैंने क्या बोला, किसी पदार्थ की वह निश्चित मात्रा जो निश्चित ताप पर, जो किसी निश्चित टेम्परेचर पर 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है। क्लियर? तो क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। मैंने अभी एग्जाम्पल कहा था कि जल लिया है एक गिलास, उसमें चीनी निश्चित घुल सकती है, निश्चित ताप पर निश्चित मात्रा घुल सकती है, उसे हम विलेयता कहते हैं। क्लियर? किसी पदार्थ की किसी 100 ग्राम विलायक में एक निश्चित मात्रा घुल सकती है, उस निश्चित मात्रा को हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। क्लियर? तो परिभाषा आप लिखना चाहो तो लिख लेना, नोट कर लेना। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ की विलेयता कहते हैं। क्लियर? स्टूडेंट ध्यान दें, अगर हम भिन्न भिन्न गैसों की बात करें, भिन्न भिन्न गैसों की बात करें, उसकी द्रव में जो विलेयता होती है वो भिन्न भिन्न होती है। कोई गैस द्रव में ज्यादा हो सकती है, कोई गैस द्रव में कम हो सकती है, वो आगे बात करेंगे हम। क्लियर? अब स्टूडेंट बात करते हैं कि गैसों में जो विलेयता है, यानी ठोसों की द्रव में विलेयता। अगर ठोसों को हम द्रव में घोलेंगे, उनकी जो विलेयता को प्रभावित करने वाले जो कारक है, इफेक्ट करने वाले जो कारक है, जो ठोसों को हम द्रव में घोलें तो उसकी जो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक को समझें। क्लियर? तो स्टूडेंट सबसे पहले जो बात आती है, किसकी बात आती है, विलय या विलाय की प्रकृति। क्लियर? सबसे पहले डिपेंड होता है विलय या विलाय की प्रकृति पर। क्लियर? हम जानते हैं स्टूडेंट, ठोस पदार्थ जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आयनिक ठोस पदार्थ, हमारे पास आयनिक व सहसंयोजी पदार्थ, आयनिक व सहसंयोजी पदार्थ। स्टूडेंट ध्यान दें, आयनिक ठोस क्या होते हैं, जल में, मैंने कहा है आयनिक जो ठोस होते हैं वो जल, जैसे ध्रुवीय विलायकों, जैसे जल है, ध्रुवीय विलायक कौन है, हमारे पास जल है। आयनिक जो ठोस होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, अधिक विलय होते हैं। ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, अधिक विलय होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, अध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, अल्प विलय होते हैं। मैंने क्या कहा कि आयनिक ठोसों की बात की जाए तो वो क्या होते हैं, मैंने कहा ना, ठोस कितने प्रकार के ले सकते हैं हम, ठोस आयनिक ठोस हो सकते हैं और सहसंयोजी ठोस हो सकते हैं। आयनिक ठोस में ठोस क्या होते हैं कि आयनिक ठोस जो होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों जैसे जल, उनमें क्या होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में घुल सकते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में यह कम मात्रा में घुलते हैं। क्लियर? आयनिक ठोस जो होते हैं वह ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलते हैं और अध्रुवीय विलायकों में कम घुलते हैं। क्लियर? जबकि सहसंयोजी ठोस इसका अपोजिट है। सहसंयोजी ठोस में क्या होता है कि वो ध्रुवीय विलायकों में जैसे जल में कम घुलता है और जबकि अध्रुवीय विलायकों में अधिक होता है। क्लियर? तो किस पर डिपेंड हुआ, विलायक और विलय की मात्रा पर, कि विलय क्या है, आयनिक ठोस है या सहसंयोजी ठोस है, और विलायक क्या है, ध्रुवीय अध्रुवीय, उस पर डिपेंड करता है। आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलते हैं, जबकि सहसंयोजी और ध्रुवीय विलायकों में कम घुलते हैं। आयनिक जो ठोस होते हैं वह अध्रुवीय विलायकों में कम घुलते हैं, जबकि सहसंयोजी ठोस अध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलते हैं। पहली बात। क्लियर?
अब स्टूडेंट सेकंड बात करते हैं। सेकंड बात जो कहा है इसमें, वो कहा गया ताप का जो प्रभाव है। क्या कहा है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। जरा समझे स्टूडेंट, ताप का जो प्रभाव है उसके बारे में सीखो। जो ठोस पदार्थ जल में अन्य विलायकों के घुलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। मैंने क्या कहा? जो पदार्थ अन्य पदार्थों के साथ घुलने पर, जो पदार्थ या जो ठोस पदार्थ जल या अन्य विलायकों में घुलने पर, जो ठोस पदार्थ जल या अन्य विलायकों में घुलने पर ऊष्मा उत्पन्न करने पर या ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जो पदार्थ जल या अन्य विलायकों में घुलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उनकी जो विलेयता होती है वो ताप वृद्धि करने पर क्या हो जाती है? घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। मैंने क्या बोला कि जो ठोस पदार्थ जल या अन्य विलायकों में घुलने पर, जो ठोस पदार्थ जल या अन्य विलायकों में घुलने पर क्या हो जाते हैं? जो घुलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जो पदार्थ किसी जल या अन्य विलायकों में घुलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उनकी जो विलेयता होती है वो ताप वृद्धि करने पर क्या हो जाती है? घट जाती है। क्लियर? अब स्टूडेंट बातें करेंगे कि जैसे एग्जाम्पल की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर हम जल में घोलें तो यदि ऊष्मा उत्पन्न करती है तो ये ताप वृद्धि करने पर क्या हो जाता है? कास्टिक सोडा है, NaOH है, NaOH को क्या करें? जल में घोलते हैं, तो जल में घोलने पर क्या होगा? जल में घुलने पर जो होता है वो क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होने पर अगर हम ताप में वृद्धि करें तो उनकी जो विलेयता क्या होती है? घट जाती है। क्लियर? और यदि हम बातें करें और परंतु जो ठोस पदार्थ जल या अन्य विलायकों में घुलने पर यदि ऊष्मा अवशोषित करते हैं, मैंने क्या कहा? जरा समझे कि वे पदार्थ जो जल में घुलने पर या जल जैसे विलायकों में घुलने पर अगर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उनकी विलेयता ताप वृद्धि करने पर घट जाती है। क्लियर? यदि जो पदार्थ जल में घुलने पर ऊष्मा अवशोषित करते हैं, उनकी विलेयता ताप वृद्धि करने पर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्लियर? ध्यान रखना, उनकी विलेयता ताप वृद्धि करने पर घट जाती है। कौन घट जाती है ताप वृद्धि करने पर? जो जल में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि CaCO3, NaOH, Na2CO3। क्लियर? और जो पदार्थ जल में ऊष्मा अवशोषित करते हैं, उनकी विलेयता ताप वृद्धि करने पर, ताप बढ़ाऊं तो उनकी विलेयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे कि हमारे पास NaCl है, KCl है, सुक्रोज है, हमारे पास सुक्रोज आदि। स्टूडेंट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव क्या पड़ता है? ध्यान रखना स्टूडेंट, ठोसों में ठोसों की द्रव्य विलेयता के दाब पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर? तो ताप वृद्धि के में समझा दिया, इनके बारे में समझा दिया। अब बात करते हैं गैस के द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। जरा समझे। सबसे पहले गैस की प्रकृति में किसकी बात करेंगे? गैस की प्रकृति पे। स्टूडेंट वे गैस जो विलायकों में आयनित हो जाती हैं, विलायक में अधिक विलेय होती है, परंतु जो आयनित नहीं होती वह कम विलेय होती है। मैंने क्या बोला? वे गैसें जो विलायक में आयनित हो जाती हैं वो अधिक घुलती हैं, जो विलायक में आयनित नहीं होती वो क्या होती हैं? कम घुलती है। मैंने क्या कहा कि वे गैसें जो विलायक में आयनित हो जाती हैं वो क्या हो जाती हैं? अधिक घुल जाती हैं, और जो आयनित नहीं हो पाती वो क्या होती हैं? कम घुलती हैं। क्लियर? स्टूडेंट इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि NH3 व HCl के, चलो आगे बात करते हैं हम इसके बारे में। हम एक क्वेश्चन आएगा आगे, उसके बारे में जो समझाएंगे। इसमें आप सेकंड बात करते हैं विलायकी प्रकृति पर। किसकी बातें करते हैं? विलायकी प्रकृति पर, कि विलायक जो है वो कैसी प्रकृति का है, ध्रुवीय है, अध्रुवीय है, उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर? ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में, जबकि अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में अधिक विलेय। मैंने क्या कहा कि ध्रुवीय जो गैसें होती हैं, ध्रुवीय गैसें जो होती हैं वो ध्रुवीय विलायकों में अधिक विलेय होती हैं, और जबकि अध्रुवीय जो गैसें होती हैं वो अध्रुवीय विलायकों में अधिक विलेय होती है। क्लियर? ध्रुवीय विलायकों में अधिक विलेय होती हैं। कौन सी गैस? ध्रुवीय गैस। अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में अधिक विलेय होती है। क्लियर? अब स्टूडेंट बातें करते हैं ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव? ताप का प्रभाव। जरा ध्यान दें, जो गैसें जो होती हैं वो क्या करती हैं? ऊष्माक्षेप की अभिक्रिया दिखाते हैं, किसी द्रव विलायक में घोला जाता है। तो ध्यान दें कि जो गैसें होती है हमारे पास, अगर हम उसे द्रव विलायक में घोलते हैं तो वो ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है? ताप वृद्धि करने पर उनकी जो विलेयता क्या हो जाती है? घट जाती है। ध्यान रखना, ज़्यादातर जो गैसें होती है वो द्रव विलायकों में घुलने पर क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दर्शाती है। स्टूडेंट ध्यान दो, मैंने क्या कहा है कि अगर जो गैसें द्रव विलायक में घुलने पर ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, उनकी जो विलेयता होती है ताप वृद्धि पर क्या हो जाती है? घट जाती है।
जबकि हीलियम व हाइड्रोजन ऐसी गैसें हैं जो जल या द्रव विलायकों में घुलने पर उनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, उनकी विलेयता ताप वृद्धि पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर? मैंने क्या कहा जरा समझे फिर से, कि जो गैसें द्रव विलायकों में घुलने पर ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया दर्शाती है, उनकी विलेयता ताप वृद्धि पर क्या हो जाती है, घट जाती है। लेकिन जो गैसें जैसे कि हीलियम है, हाइड्रोजन गैस है, द्रव विलायक में घुलने पर ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, उनकी विलेयता ताप वृद्धि करने पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर? इसमें हम बातें करते हैं अन्य पदार्थों की उपस्थिति, इसकी बातें करते हैं। 14 पॉइंट, अन्य पदार्थ डाल दिए जाए या अन्य पदार्थ उसमें डाल दिए जाए तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान रखना, अन्य पदार्थों को हम डाल दें, मान लीजिए नमक डाल दिया या सोडा डाल दिया किसी मिश्रण में, इसमें गैसों के द्रव्य में मिला दिया जाए, उनके संग और पदार्थ भी डाल दिया जाए, तो उनकी उपस्थिति के कारण क्या हो जाती है, विलेयता घट जाती है। क्या घट जाती है? विलेयता कम हो जाती है। विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब स्टूडेंट बात आती है दाब का प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि दाब का प्रभाव क्या पड़ता है विलेयता पर। तो ध्यान रखना, दाब में वृद्धि करने पर विलेयता में भी क्या हो जाती है, वृद्धि। स्टूडेंट ध्यान रखना, दाब में वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाती है, विलेयता में भी वृद्धि हो जाती है। दाब में वृद्धि करने पर इनमें क्या हो जाती है, गैसों की द्रव्य विलेयता में करने पर विलेयता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। विलेयता में वृद्धि हो जाती है। क्लियर? विलेयता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। विलेयता में वृद्धि हो जाती है। अब स्टूडेंट बातें करते हैं कि दाब में वृद्धि को रिप्रेजेंट करने के लिए या इसे दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कुछ नियम होने चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो विलेयता व दाब के मध्य जो नियम प्रतिपादित किया था वो हेनरी ने किया था। किसने किया था? हेनरी ने। सबसे पहले विलेयता व दाब के बीच में जो संबंध, जो नियम प्रतिपादित किया था, किसने दिया था? हेनरी ने। जरा समझे, अब हेनरी के नियम की बातें करते हैं। स्टूडेंट अब बातें करते हैं हेनरी के नियम के बारे में। सबसे पहले स्टूडेंट जो विलेयता व दाब के बीच जो संबंध प्रतिपादित किया था, जो नियम दिया था, किसने दिया था? हेनरी ने दिया था। जरा समझे, स्थिर दाब पर किसी गैस के द्रव्य में जो विलेयता होती है, स्थिर दाब पर किसी गैस की द्रव्य में जो विलेयता होती है वो किसके समानुपाती होती है? दाब के समानुपाती होती है। क्लियर? मैंने मान लिया स्थिर दाब पर किसी गैस के द्रव्य में विलेयता की मात्रा मैंने m से दिखा दी, वो समानुपाती किसके है? प्रेशर के। क्लियर? अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस के द्रव्य में विलेयता की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर? तो स्टूडेंट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि m इक्वल टू, यानी समानुपाती बराबर बदलने के लिए कोई ना कोई नियतांक लेना पड़ता है, आपने फेस में भी सीखा है। तो इस नियतांक को हम kh से देंगे, किससे नाम देंगे? kh से, और पीछे क्या आएगा? प्रेशर। तो ये क्या है? हेनरी का नियम है, जहाँ kh क्या चीज है, जहाँ kh क्या है? हेनरी स्थिरांक। क्या है? हेनरी स्थिरांक। क्लियर? अब स्टूडेंट बातें करते हैं सेकंड, अगर सेकंड वे में बातें करते हैं तो किस प्रकार कहेंगे, किसी गैस का जो वाष्प दाब होता है, जो किसी गैस का वाष्प दाब, मान लीजिए P जो होगा, प्रेशर जो होगा, किसके समानुपाती होगा? उस विलयन में जो उपस्थित मोल अंश, कितने मोल अंश है, उसके समानुपाती होगा। ये मोल अंश आपने 11वीं क्लास में सीखे हैं, अगर नहीं भी सीखे तो कोई बात नहीं है, दोबारा सीखेंगे, दोबारा समझेंगे। तो ये किसका समानुपाती होगा? किसी गैस का वाष्प दाब किसका समानुपाती होगा? उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल अंश के समानुपाती होगा। जरा समझें स्टूडेंट, इसको हम समानुपाती को बराबर बदलने के लिए कोई ना कोई नियतांक लेना पड़ता है। उस नियतांक को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे हेनरी नियतांक कहते हैं, जो मैंने kh से लिखा है। इसमें एक बात ध्यान रखना कि हेनरी स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा, हेनरी स्थिरांक यानी kh का मान जितना अधिक होगा, उसकी विलेयता उतनी ही क्या होगी? कम होगी। उसकी विलेयता उतनी ही क्या होगी? कम होगी। क्लियर? अब स्टूडेंट नोट करने की बात है, समान ताप पर यदि भिन्न भिन्न गैसों की हम बात करें तो भिन्न भिन्न गैसों की समान ताप पर बात करें तो भिन्न भिन्न गैसों का जो kh होगा वो कैसा होगा? अलग अलग होगा। क्लियर? क्योंकि भिन्न भिन्न गैसों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ध्यान दें, क्या सभी गैसों का समान ताप पर kh समान होगा? नहीं, समान ताप पर विभिन्न गैसों का जो kh होगा वो कैसा होगा? अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। क्लियर? क्योंकि ये किसकी डिपेंड करता है? kh का मान किस पर निर्भर करता है? प्रकृति पर। अब स्टूडेंट हम ग्राफ की बातें करें, इसका जो ग्राफ होगा मोल अंश के बीच, मोल अंश जो गैस के रूप में x अक्ष पर लिया था और जो प्रेशर लिया है मैंने किस पर लिया? y अक्ष पर लिया था। इनके बीच जो ग्राफ खींचे वो कैसा होगा? एक सरल रेखीय होगा। कहने से मतलब यह हुआ कि अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो मूल अंश भी बढ़ेगा, मूल अंश को प्रेशर को घटाऊंगा तो मूल अंश भी घटेगा। क्लियर? समझ पा रहे हैं? प्रेशर है, मूल अंश भी घट रहा है तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो मूल अंश भी घट रहा है। क्लियर? बढ़ रहा है। तो स्टूडेंट ये क्या है? एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। यदि हम प्रेशर जो एक दूसरे के समानुपाती है, यदि एक चीज को बढ़ाओगे दूसरी अपने आप बढ़ेगा, या एक को बढ़ाओगे दूसरे को, या एक को घटाओगे दूसरे को अपने आप घटेगा। क्लियर? तो ये ग्राफ कैसा होगा? सरल रेखीय होगा। हेनरी के नियम की कुछ कमियां हैं, सीमा है, लिमिट है, तो ध्यान रखना। ये हेनरी का नियम 3-4 कंडीशन ऐसी हैं जिन पर लागू नहीं होता। एक तो दाब अधिक ना होना चाहिए, नंबर 2 ताप बहुत कम होना चाहिए, नंबर 3 गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो। गैस विलायक में क्या होती है? बहुत कम
विलय होती है, उस पॉइंट को समझेंगे। जैसे आपसे कह दिया जाए कि NH3 यानी अमोनिया व हाइड्रोक्लोरिक के लिए जो गैसें होती है, गैस अमोनिया व हाइड्रोक्लोरिक के लिए जल जैसे विलायकों में हेनरी का नियम का पालन नहीं होता, क्यों? तो आप बताना, क्योंकि अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक गैसें होती है। मेरी बात ध्यान से सुनना स्टूडेंट, ये आपसे पूछा जाता है कि हेनरी का नियम किसके लिए लागू नहीं होता, या हेनरी का नियम अमोनिया व हाइड्रोक्लोरिक जैसे जल में के लिए लागू नहीं होता। तो आप किस प्रकार लिखोगे, जरा समझे। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक गैसें जल जैसे विलायकों में हेनरी का नियम का पालन नहीं करती, क्योंकि जल जैसे विलायकों में अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक पूरी तरह से क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है। इसलिए आयनित हो जाती है, जबकि इसमें क्या कहा गया है कि गैस विलायक में बहुत कम विलय होती है, ये जल में क्या हो जाती है, पूरी तरह से आयनित हो जाती है, जिस कारण क्या होती है, हेनरी के नियम का पालन नहीं करती। जबकि बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन जैसे विलायकों में क्या होती है, कम विलय होती है, कम आयनित होती है, इसलिए हेनरी का नियम बेंजीन जैसे विलायकों में इनके लिए लागू होता है। आप क्या लिखोगे, जरा समझे स्टूडेंट, ध्यान दें। आप किस प्रकार लिखोगे, आप कहोगे कि अमोनिया जल में अमोनिया व HCl पूरी तरह से आयनित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप विलेयता में वृद्धि हो जाती है। मैंने क्या कहा कि अगर अमोनिया, आप किस प्रकार लिखोगे, अमोनिया व हाइड्रोक्लोरिक गैसें जल में पूरी तरह से क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है, जिससे इनकी विलेयता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसलिए हेनरी के नियम का पालन नहीं करती, क्योंकि गैस में विलायक में क्या होनी चाहिए, बहुत कम विलय होनी चाहिए, क्लियर। परंतु ये बेंजीन जैसे विलायकों में इसलिए हेनरी का नियम का पालन करती है, क्योंकि ये बहुत कम विलयशील होती है, क्लियर। स्टूडेंट्स के हेनरी के नियम के कुछ अनुपालन है, अनुप्रयोग है, वो आप बुक से पढ़ोगे। जैसे कि आपसे कह दिया जाए, जैसे कि शीतल पेय पदार्थों में सोडा वाटर रखो, शीतल पेय पदार्थों में सोडा वाटर की बोतल को में अगर CO2 की विलेयता हमें बढ़ानी हो तो हम क्या करते हैं, उसे उच्च दाब पर बंद करते हैं। किस पर बंद करते हैं, उच्च दाब पर बंद करते हैं। दूसरी बात आती है कि गहरे समुद्र में श्वास लेते समय गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशील मात्रा का सामना करना पड़ता है, क्लियर। आप बुक से पढ़ लेना ये अनुप्रयोग। स्टूडेंट, हम जो कल से बात करेंगे सांद्रता के बारे में बात करेंगे, विलयन की सांद्रता क्या है, सांद्रता के पद समझेंगे, सांद्रता के बारे में जानकारी करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार। आपने रिवाइज की।